अच्छा, तुम लोगों ने अच्छा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वी टाइगर? सबने? सबके सिस्टम पे है? अच्छा, तो तुम लोगों ने जार भी डाउनलोड की? मतलब सब ने ब्राउज़र लॉन्च किया है? किसी का नहीं हुआ है अभी? हो गया है ना? क्या किसमें दिक्कत? और बताओ, ऐसे बताओ, हम बता रहे हैं। अच्छा, ये नहीं ओपन हो रहा? अच्छा, मतलब ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है लेकिन यूआरएल नहीं हिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मैनुअली चल रहा है कि नहीं? ये अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड। क्या ऐसे यूआरएल डाल रहे हैं? हाँ, इधर देखो, जब मैनुअली यूआरएल डाल रहे हो तो जैसे इसमें इनका पेज खुल रहा होगा, लॉगिन पेज, तुम्हारे में क्या नहीं खुल रहा है? अच्छा, जब तुम यूजर नेम पासवर्ड डाल के साइन इन करोगे तब? अच्छा, यहाँ तक आता ही नहीं। ऐसा कितने सिस्टम पे हो रहा है? तुम्हारे पे हो रहा? सही हो गया, तुम्हारे पे हो रहा है। और बस? और किसी पे? और सब पे चल रहा है एप्लीकेशन? तो ठीक है, अगर तुम्हारे पे इशू आ रहा है तो एक काम करो, उसे फिर से हटाना पड़ेगा, हटा के दोबारा डालो। ठीक है, हम वही बता देंगे क्लास के बाद कैसे हटाना। ठीक है, ये देखो, तो ये ब्राउज़र है। अब अच्छा, तुम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट सब लोग कर दिए है ना? और एटलीस्ट स्टार्टिंग का ये कोड देखिए पहले। अच्छा, ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या क्या। एक काम करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो यहाँ से देखो। सबसे पहले देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या और किसका क्या क्या काम है। तो तुम लोगों ने पहले देखी होगी एक जार, ये सबने देखी ना? नेट से डाउनलोड की होगी एक जार फाइल। पहली बात तो ये जान लो जार फाइल होती क्या है। जावा में जैसे, हाँ 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 बता रहे, ठीक है। पहले ये बताओ, जार समझ में आई? सब लोगों ने जार डाउनलोड की कि नहीं नेट से? पहले तो ये जान लो जार क्या हो। जार का मतलब ये होता है, तुमने देखा, तुम अच्छा कोड कर रहे हो, जो भी कर रहे थे, इसके पहले तुम क्या बना रहे थे? एक प्रोजेक्ट बनाए थे, अंदर क्या बनाए थे? क्लास बनाए थे, अंदर क्या बनाए थे? मेथड बनाए थे, ये ठीक है। अब अंदर जो भी तुम कर रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, यही काम कर रहे थे ना? तो जावा में ये याद रखो कि जावा में जब भी मान लो हमने कोई कोड लिखा, ठीक है, अब वो कोड हमें तुम्हें देना है यूज करने, क्या करने के लिए? यूज करने के लिए। सपोज करो हमने किसी भी पर्पज से क्या लिखा, कुछ कोड लिखा। जब कोड लिखा तो उसमें पता चला हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाई? 40-50 क्लासेस बनाई। क्या बनाई? पैकेज बनाए, उसके अंदर क्या बनाई? 40-50 क्लासेस बनाई, उनके अंदर मेथड्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद मान लो हमें तुम्हें देना, ठीक है। जैसे ये याद रखो, सपोज करो मेरे पास एक फोल्डर है मेरे सिस्टम पे, याद देखो, जैसे मेरे सिस्टम पे क्या है, एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर 50 या 60 क्या है, मेरी फोटोज। हमें किसी को क्या करना है? उन फोटोज को भेजना। कैसे भेजना है? सबको पता है ना, ये सबने यूज किया कि नहीं? आखिर अच्छा, एंड्रॉयड फोन करते होगे तो स्टार्टिंग में जीमेल पे लॉगिन करवाता है कि नहीं करवाता? तो जीमेल जानते हो ना? सपोज करो जीमेल से हमें क्या करना है अपनी फोटो किसी को क्या करनी है? मेल करनी है। वो मेरे सिस्टम पे है, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर 50 क्या है? फोटो। तो तुम्हें पता है जीमेल ओपन कर दे, किसका है सिस्टम? ओपन कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मान लो इन्हीं का जीमेल ओपन होता है, किसी को फोटो भेजनी है, सब लोग इतना जानना, सब मेल करना तो सब जानते हो ना? नहीं आता तो सीखो भाई और मेल करना ना, उसको यूज करो ना। देखो ऐसे है, जीमेल पे पहले क्या कर लो? रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद जीमेल पे क्या करोगे? लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद क्या करोगे?
नहीं भाई, चलो अच्छा देखो ये देखो, किसी को मेल करनी है तो यहाँ पे देखो एक बटन है, कौन सी, कंपोज से कंपोज पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, जैसे हमें अपने पास ही भेजनी हो तो अपनी क्या डालेंगे, सबकी एक मेल आईडी होती है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको भी मिलेगी। राहुल, जैसे मेरी मेल आईडी है rahul.jnp@gmail.com, ठीक है। ये क्या हो गई, हमने टू में जिसको मेल भेजनी है, सब्जेक्ट मान लो जिस पर्पज से भेजनी है, मान लो हमको फोटोज़ भेजनी है तो हम क्या लिख दें, फोटोज़ करके सब्जेक्ट में लिख दें, फिर नीचे मेल में लिख देते हैं कि हाय, ठीक है, आई एम सेंडिंग माई फोटोज इन अटैचमेंट, जो भी लिख दें, प्लीज़ फाइंड इट, ठीक है। और इसके बाद जो भी, क्या नाम है यार तुम्हारा, शुभम, तो ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, थैंक्स शुभम। अब इनको अब फोटो थोड़ी नहीं चली जाएगी, फोटो तो कहीं कहाँ रखी है इनके सिस्टम पे है ना, किसी फोल्डर वोल्डर में, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, तुम लोग देखो उस पर भी करते होगे शायद, व्हाट्सएप पे भी करते होगे, एक यहाँ देख रहे ये बटन, ये ऑप्शन नीचे देखो, अटैच फाइल, इस पर जब क्लिक करते हो, ध्यान से देखना, जैसे हम अटैच फाइल पे क्या करें, क्लिक करें, अब यहाँ से कर सकते हैं। मान लो ये ढेर सारी क्या है, फोटो हैं, एक एक करके मान लो हम क्या कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। अब पता चला मेरे पास 50 फोटो हैं, एक एक करके हम कितनी चीज़ें अटैच करेंगे, 50 चीज़ें। जब सेंड करेंगे तो मेरे मेल आईडी पे भी कितनी आएंगी, 50। हम डाउनलोड करेंगे तो एक एक करके क्या करेंगे, उन्हें डाउनलोड करेंगे। अब ये चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक फोल्डर तुमको बताया गया है ना, राइट क्लिक करके जिप करना, याद है, जैसे ये है ना add to myworks.zip, तो ये क्या करेगा, इसको जिप करके देखो, एक बन गई नहीं जिप फाइल, सबके सिस्टम पे ये मिलेगा, राइट क्लिक करके करोगे तो वहां क्या कर दोगे, इसको जिप करोगे, जिप करोगे, ये देखो बन गई। अब हम चाहें तो जब हमें मेल करनी है तो डायरेक्टली इसे क्या करें, हम अटैच कर दें। अब शायद अटैच करना मेरे लिए क्या हो जाए, आसान, जैसे डेस्कटॉप पे है, बस हमें कितनी फाइल करनी है, एक। अब जबकि माई वर्क्स के अंदर जाके देखो कितनी चीजें हैं, बहुत कुछ है ना। या जैसे तुम ही बताओ, हमें अपना प्रोजेक्ट तुम्हें मेल करना, प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी होगा, पिन होगा, है ना, डॉट सेटिंग्स होगा, एसआरसी के अंदर क्या होंगे, पैकेज होंगे, पैकेज के अंदर क्या होंगी, क्लासेस होंगी। हम तुमको कैसे मेल करेंगे, हम क्या करेंगे कि जैसे देखो यहाँ क्या किया, इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, राइट क्लिक करके जिप कर दिया, और यही इसी को फिर क्या करेंगे, हम अटैच कर देंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। बाद में हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, हम अपना सिस्टम खोलेंगे, हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे क्लिप्स की जिप नहीं डाउनलोड होती थी, वैसे इसकी भी क्या डाउनलोड होगी, जिप। हम उसे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट ना। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारा फोल्डर बन के आ जाएगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर जानते हो ना, ये तो कॉमन है, ठीक है। अब किसी को फोल्डर भेज रहे हो, फोल्डर में 10-20 और फोल्डर है, उसके अंदर और क्या पड़ी है, फाइल्स पड़ी हैं, तो कैसे भेजोगे किसी को, एक एक करके भेजोगे तब तो क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, जिप कर देते हैं। जिप करने के बाद मेल कर देते हैं, जो बंदा उसको यूज करना होता है वो डाउनलोड करता है, फिर क्या करता है, अनजिप करता है। हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, अनजिप या एक्सट्रैक्ट, दोनों वर्ड याद रखना। एक वर्ड क्या है,
अनजिप, और एक वर्ड और क्या है, एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जिप से अपनी ओरिजिनल फोल्डर फाइल जो थी उसको निकालना। और जिप करने का मतलब क्या होता है, वो उसे कंप्रेस करके छोटे में करके एक फाइल बना दे रहा है। देखो कर रहा है ना। वैसे देखो माई वर्क्स के अंदर दुनिया भर की चीजें हैं, ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, सारी चीजें है कि नहीं है। और आके देखो, इसमें जाओ, इसमें ये सब है ना, इतनी चीजें। अब हमने इसे जिप कर दिया, सब कुछ कहाँ आ गया, इसके अंदर। जब जरूरत पड़ेगी राइट क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर कर दें। ठीक है, अगर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन न दिखाई दे तो एक ऑप्शन शायद दिखाई देगा सेंड टू का, या कोई भी होगा, तुमको मिल जाएगा एक ऑप्शन क्या करने का, अनजिप। अनजिप करोगे सेम ऐसा ही फोल्डर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चाहो तो देख लो। चला गया ना वो, राइट क्लिक करो, हमने जिप करके रखा है ना, आ गया ना सारा। ठीक है, इस तरह से जनरल एक वर्क होता है। अब ऐसे इन लोगों ने क्या किया, जब हम लोग जावा यूज करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जावा के साथ, क्या हमें बहुत सी चीजों की जरूरत, बहुत से कोड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ या तो हम लोग करते, वो लोग करते क्या है कि जो कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद उसे क्या करते हैं, जिप करते हैं। लेकिन जो जिप करते हैं वो किसके सहारे करते हैं मालूम है, जावा के थ्रू करते हैं। तो जावा के थ्रू जब कोई चीज क्या होती है, जिप होती है, जो तुम्हारा कोड जिप होता है तो क्या बन जाती है, जार। जैसे दिखाएं, ये ऑटोमेट वी टाइगर है ना, प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, जरा ध्यान से देखो, तुम लोगों ने जार फाइल देखी है ना। राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन इंपोर्ट होता है ना, और एक ऑप्शन होता है क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन आ गए सारे। अब जाओ कहाँ, जावा में, और जावा में कहाँ जाओ, जार फाइल, और फिर क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, ये, और जार फाइल का एक नाम देते हैं, क्या रखें बताओ, माई प्रोजेक्ट कोड। ठीक, और इसे क्या कर दें, अच्छा कहाँ पे लेके जाना है इसे, तुमने बताया नहीं अभी आपको, कहाँ रखें इसको, जो जार फाइल बने, डेस्कटॉप पे। चलो डेस्कटॉप पे रखते हैं, और नाम रखते हैं क्या, माई प्रोजेक्ट कोड डॉट जार। ठीक, और इसके बाद सेव कर देते हैं और फिनिश करते हैं, ओके करते हैं। चलिए अब देखो आ गया, यही क्या है, ऐसी जार फाइल थी ना, सब लोगों ने यूज किया है ना। सब लोगों ने अपने सिस्टम पे क्या किया था, एक सेलेनियम की जार डाउनलोड कर की थी ना, ऐसे ही दिख रही थी ना वो भी। ये जार फाइल का मार्क है, ये क्या, कॉफी का कप, कॉफी का जो कप है यही जावा का क्या है, लोगो है। ठीक है, सिंबल है। तो ये जार बन गई कि नहीं बन गई। अब किसी को मान लो तुम्हें, अब अच्छा इस कोड में क्या था, इस जो प्रोजेक्ट थी उसमें क्या था, क्लासेस थे और क्या थे, मेथड्स थे। अब तुम्हें यूज करना है मेरे क्लासेस और मेथड्स, तो मेरी जार को लो, और याद करो तुम लोगों ने जब सेलेनियम की जार ली थी तो क्या किया था, राइट क्लिक किया था, ये किया था क्या, बिल्ड पाथ किया था, बिल्ड पाथ किया था, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ किया था, फिर इसके बाद लाइब्रेरीज में गए थे, और यहाँ पे जाके इसको क्लास पाथ को सेलेक्ट किए थे, फिर यहाँ से क्या किए थे, ऐड एक्सटर्नल जार्स। ऐसे ही मान लो हम क्लिक करें और माई प्रोजेक्ट कोड को क्या कर दें, अप्लाई एंड क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो इसका क्या मतलब हुआ है पूरा करने का। अब माई प्रोजेक्ट, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, ध्यान से देखो कौन सा, नहीं मेरा प्रोजेक्ट था ये ऑटोमेट वी टाइगर। तो हमने इस ऑटोमेट वी टाइगर प्रोजेक्ट की क्या बनाई, जार बनाई। अब ये जार कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और जार के अंदर क्या है, क्लासेस हैं और
मेथड्स। तो जावा में जब भी कोई काम करते हैं और हम चाहते हैं दूसरों को यूज करने के लिए दें, तो हम क्या करते हैं मालूम? उसके अपने प्रोजेक्ट की क्या बना लेते हैं, जार। तो अच्छा, वैसे प्रोजेक्ट की साइज क्या है जरा चेक करते हैं। तो कहाँ गया? प्रोजेक्ट की साइज चेक करते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये क्या नाम है इसका, ऑटोमेट वी टाइगर। राइट क्लिक करो, कितनी साइज है, 11.5 MB है ना। और इसमें आते हैं, माई प्रोजेक्ट कोड यही है ना, एक जार फाइल बनी है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी देखते हैं कितनी है, 6.5 MB। तो क्या हुआ, जावा के थ्रू तुमने क्या बना दिया, जो तुम्हारा कोड था जो 11.5 MB का था, उसे कंप्रेस करके जिप करके क्या बना दी, एक जार फाइल। और जिसे भी तुम्हारे कोड प्रोजेक्ट को यूज करना है, पूरा प्रोजेक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है तुम्हें पता है? क्या यूज करना है, ऐड टू बिल्ड पाथ, है ना। नहीं क्या था, हाँ, ऐड टू बिल्ड पाथ, है ना। तो बताओ जार में क्या है, क्लासेस हैं और मेथड्स। तुम्हारे लिए यूज करना आसान हो गया ना। अगर सपोज करो हमने 10 लोगों से कहा अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, कहा कि तुम इससे रिलेटेड वर्क करो, तुम इससे रिलेटेड करो, तुम इससे रिलेटेड करो, तुम इससे रिलेटेड करो, तुम 10 लोग, और हमें 10 का यूज करना। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 10 लोग अपना अपना काम करो प्रोजेक्ट बना के, फिर 10 की क्या कर लो तुम लोग, जार बना लो, और वो जार हमें क्या कर दो, भेज दो। हम अपने इस जहां हम कोड लिखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्या करेंगे, बिल्ड। यहाँ क्या करते हैं देखो, मान लो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऑटोमेटिक वी टाइगर वाली जार को यूज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बिल्ड पाथ, फिर क्या, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स करेंगे, डेस्कटॉप पे रखी है, सेलेक्ट करें, ओपन करें, अप्लाई एंड क्लोज। किस प्रोजेक्ट में हमने लिखा है, इस प्रोजेक्ट में ना, कहाँ ऐड किया है हमने, इसमें ऐड किया है। अच्छा ध्यान से देखो, जब भी कोई जार ऐड करोगे, ध्यान देना इस बात पे, जब भी किसी प्रोजेक्ट में कोई जार ऐड करोगे, जैसे इसमें ऐड किया है ना, तो यहाँ देखो एक लिख के आई लाइन, क्या, रिफरेंस्ड लाइब्रेरीज। ये याद रखो, ये लाइन ये तभी आएगी तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर जब इसके अंदर तुमने अलग से जार क्या की होगी, ऐड की होगी। अगर अलग से जार ऐड नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा, क्या, JRE सिस्टम लाइब्रेरी। हर प्रोजेक्ट में ध्यान दो, कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखो, जैसे इन्होंने देखो पैरामीटर और इसमें देखो नहीं किया है ना, इनको इस प्रोजेक्ट को देखो, इसमें सिर्फ JRE सिस्टम लाइब्रेरी है, रिफ्रेश लाइब्रेरी। खड़े होकर देखो, इधर देखो, अगर नहीं दिख रहा हो या हम ऊपर करते हैं अक्षर को, देखो हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इनके इस वर्कस्पेस में कई प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट है ये पैरामीटर करके, क्या नाम रखा है इन्होंने, बड़ा सा, इसके अंदर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, JRE सिस्टम लाइब्रेरी। क्यों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने अलग से कोई जार ऐड नहीं की है। और अगर जिस प्रोजेक्ट में इन्होंने ऐड किया होगा, जैसे ये देखो, ये जो फार लूप करके एक प्रोजेक्ट है इनका, इसमें देखो JRE सिस्टम लाइब्रेरी भी है और साथ में क्या है, रिफरेंस लाइब्रेरी। इसका मतलब है कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में एक जार बाहर से क्या की है, ऐड की है। एक वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए लिखते हैं क्या, इन्होंने क्या किया है, एक तरह से देखो तो एक एक्सटर्नल बोल रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी ना, इंटरनल मतलब भीतरी है ना, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो एक एक्सटर्नल जार इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड
की है, एक नहीं दो भी हो सकती है। जरा अच्छा ओपन करके देखो, सब दिखाई देगा यार। ये रेफरेंस लाइब्रेरीज है ना, इन्होंने एक ऐड किया है ना, और उसका नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट कोड डॉट जार। और ये रखी कहाँ है, देखो ये भी बता रहा है, सी यूजर्स एडमिन वन ड्राइव और कहाँ डेस्कटॉप। देखो तुम्हारी आंख के सामने है ना। तो जब भी कोई वो करोगे, जार ऐड करोगे, तो एक सेक्शन यहाँ बन के आ जाएगा रेफरेंस लाइब्रेरीज का, और वहां तुम्हारी जार दिखाई देगी। और जार के अंदर क्या है, क्लासेस और मेथड्स है ना। तो तुम बिल्कुल देख भी सकते हो यार, जरा देखो। अच्छा देखो, शायद इनकी जार के अंदर देखो, माई प्रोजेक्ट डॉट कोड जो जार क्या है, प्रोजेक्ट की तो जार बनी है। इनके प्रोजेक्ट में फ्री टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन नाम का एक पैकेज है, देखो ध्यान से। और इसके अंदर क्या है, फ्री टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन डॉट क्लास, याद रखना, डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास, ठीक है। अच्छा, यूज क्या होती है, रन क्या होती है, डॉट क्लास। तुम तो कोड लिखते हो डॉट जावा में ना, चलती हमेशा कौन सी है, डॉट जावा। जब तुम कॉल करते हो तो कॉल कौन सी होती है, सॉरी डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास। कॉल भी कौन सी होती है, डॉट क्लास। ये देखो, तो बेसिकली करता यही है। जब तुम जार बनाते हो ना, तो ये करता यही है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के, भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट में दो टाइप की फाइल होती है ना, भाई ये देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, एक एसआरसी मिलता है और एक क्या मिलता है, बिन मिलता है ना। एसआरसी में तुम्हारा कोड है जो तुमने लिखा है, क्या है, डॉट जावा। और बिन में क्या मिलेगा, सेम वही स्ट्रक्चर, बस क्या, डॉट क्लास। चलता कौन है, ये डॉट क्लास। ये पता है कि नहीं, ये तो शुरू में देखा होगा ना, चलता यही कोड है, डॉट जावा चलता नहीं है। काम का ये है बस, लेकिन कोड लिखते हम किस में है, डॉट जावा में। इसके बाद या तो हम अलग से कंपाइल कराएं, इक्लिप्स है तो इक्लिप्स क्या कर देता है, ऑटोमेटिक कंपाइल कर देता है, और कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास बना देता है। वही आगे क्या होती है, यूज होती है। जब तुम किसी प्रोजेक्ट की जार बनाते हो तो जानते हो क्या करता है, उस प्रोजेक्ट की जो बिन के अंदर फाइलें हैं, असली काम की फाइलें कौन सी हैं, जो बिन के अंदर हैं, उन्हीं को क्या करता है, जिप करके एक जार बना के तुम्हें दे देता है। जिसे भी तुम्हारे प्रोजेक्ट की क्लासेस यूज करनी है, सीधे उस प्रोजेक्ट को क्या करे, वो सीधे उसको अपने प्रोजेक्ट में क्या करे, ऐड करे। ऐड वही बिल्ड पाथ में जाए और क्या करे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करके और क्या कर ले, ऐड कर ले। अब उसकी सारी क्लासेस और मेथड्स को क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। आई बात समझ में। अब एक बात ये तब देखो, सेलेनियम वालों ने भी यही किया। सेलेनियम वालों ने क्या किया कि एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए, एक ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए जो कुछ चाहिए था, वो सारा कोड किसने लिखा, सेलेनियम वालों ने लिखा। लिखने के बाद क्या किया, उसको बहुत ढेर सारा कोड हो गया, बहुत ढेर सारी क्लासेस हो गई, और क्या हो गए, मेथड्स हो गए। उसको क्या किया, जिप किया। जिप करके क्या बनाई, जार। और वही जार उठा के इंटरनेट पे डाल दी। कहीं जिसको चाहिए वो जाए, नेट से डाउनलोड करे। अब सेलेनियम के सारे काम उसको मिल जाएंगे। अब उनको अपने हिसाब से क्या करे, वो यूज करे। भाई सेलेनियम वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, सेलेनियम। अभी तक तो आप लोग जावा देख रहे थे ना, आप जावा देख रहे थे। अभी आज तक आप बेसिक जावा, बस जावा के सिंटैक्स, जावा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, बेसिक चीजें वो देख रहे थे। अब तुम्हें क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्या करना है, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब पहला क्वेश्चन ये है, ऑटोमेट क्यों करना है। तो सीधी बात है, ये एप्लीकेशन है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हें क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। मैनुअल टेस्टिंग होगी तो क्या करोगे तुम, बार बार करोगे हाथ से, है ना। और बार जब हाथ से करोगे तो सिंपल सी बात है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हर बार तुम्हें करना होगा। इसी वजह से देखो, तुम लोगों ने ये अगर सबने अपने सिस्टम पे चला के देखा ऑटोमेशन, तो तुम लोग देख रहे होगे ना, अपने आप ब्राउजर लॉन्च कर दे रहा था।
अपने आप यूआरएल डाल दे रहा है ना, अपने आप यूजर नेम डाल दे रहा है, अपने आप क्या डाल दे रहा है, पासवर्ड। पहले मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, ये काम आदमी करता। अब वही काम करने के लिए एक ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा, कोड करेगा। जैसा कि कोड यहाँ पे किया गया है, दिख रहा है ना भाई, इसको चरण करके देखो। अगर हम तुमसे कहें कि टेस्ट करके देखो यूजर नेम पासवर्ड हम सही से या लॉगिन हो पा रहे हैं कि नहीं, तो तुम क्या करोगे भाई, पहले खोलोगे, ब्राउजर ओपन करोगे, ब्राउजर में क्या यूआरएल डालोगे, यूआरएल ओपन करोगे, फिर यूजर नेम डालोगे, फिर क्या करोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तब देखोगे कि लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, यही करोगे ना। अब यही काम तुम्हारा ये कोड भी कर सकता है, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग है ये बार बार करनी पड़ती है ना, ये बताया गया वर्ड कि नहीं, पहले ये वर्ड जानते हो कि नहीं, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन वर्ड नहीं सुना है अभी तक तुम लोगों ने, अच्छा। तो पहले एक चीज ये जान लो, रिग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग ऐसे समझो, मान लो ये पूरा एक कमरा है ना, ढेर सारी ईंटें ये वो सब कुछ लगा हुआ है ना। अब अगर मान लो इसमें ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में कोई दिक्कत आती है तो क्या करेंगे, इस बोर्ड को क्या करेंगे, ठीक करेंगे ना। मान लो वो ठीक कर दिया, लेकिन इसके बाद अच्छा बाकी सब कुछ तो सही है ना, लेकिन इस बोर्ड को ठीक करने के बाद जाके हम जब टेस्टिंग होती है, जब जैसे एक सॉफ्टवेयर जब टेस्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर में या जैसे जीमेल देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, व्हाट्सएप पे मान लो एक छोटा सा क्या व्हाट्सएप में आया, चेंज आया, तो भाई अगर तो डेवलपर क्या करेगा, मान लो डेवलपर उसे क्या करेगा, चेंज करेगा। टेस्टर क्या करेगा, उसे टेस्ट करेगा। तो वो चेंज इतना छोटा सा आया है सॉफ्टवेयर उसमें व्हाट्सएप में, लेकिन पूरा व्हाट्सएप फिर से टेस्ट किया जाएगा, पूरा व्हाट्सएप फिर से टेस्ट किया जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो, एक सॉफ्टवेयर में जब थोड़ी सी एक चीज चेंज होती है तो सिर्फ वही टेस्ट नहीं होता, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर से टेस्ट होता है। जो चीज काम कर रही थी, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर है उसमें 1000 चीजें हैं, 1000 में चीज में एक चीज काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, या गलत बिहेव करने लगती है, या गलत बिहेव करती है। अब क्या होगा, कस्टमर बताएगा या टेस्टर बताएगा कि भैया ये चीज क्या कर रही है, गलत काम कर रही है। अब डेवलपर क्या करेगा, उसे सही करेगा। डेवलपर कहेगा ठीक है 2 दिन का टाइम दो, हम इसे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। डेवलपर क्या कर देगा, सही कर देगा। सही करने के बाद टेस्टर को बताएगा कि हमने सही कर दिया है, देख लो। अब टेस्टर क्या करेगा, जाके टेस्ट करके देखेगा वो चीज सही हुई या नहीं। कितनी चीजें थी, 1000 में चीज कितनी गड़बड़ हुई थी, एक। तो टेस्टर एक चीज नहीं टेस्ट करेगा, पूरा एक तो वो टेस्ट करेगा ही करेगा। जो 999 चीजें जो क्या है थी पहले सही थी, वो भी फिर से टेस्ट करेगा। क्योंकि हो सकता है कि इस एक चीज के में चेंज होने की वजह से जो दूसरी चीजें हों, एक चीज को सही करने के चक्कर में जो दूसरी चीजें हों वो क्या हो गई हों, गड़बड़ हो गई। बात समझ में आ रही है भाई। टेस्टिंग आखिर वो लोग टेस्टिंग के लिए इतना क्यों परेशान है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर एक चीज चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है उसका फर्क जाने किस चीज पे पड़ गया। तो सारी चीजें क्या होती हैं, फिर से क्या होती हैं, टेस्ट होती। तो सोचो बहुत टेढ़ा काम नहीं हो गया। पता चला डेवलपर को कहा गया ये चीज सही कर दो, वो तो उतना ही सही कर रहा है, लेकिन टेस्टर को क्या करना है, वो तो टेस्ट करना ही करना है। इसके बाद और सारी चीजें भी क्या करनी है, टेस्ट करनी। और इसी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन वर्ड कहां से आया, रिग्रेशन वर्ड का हिंदी है ये क्या है, दोहराव। चीजों को क्या करना, दोहराने को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। हाँ रिपीट भी है, रिपीटिशन। भाई जहां रिग्रेशन है वहां क्या है, रिपीटिशन है। जहां रिग्रेशन है वहां क्या है, रिपीटिशन है। तो वही चीज बार बार हमें क्या करना पड़ता है,
टेस्टिंग करनी पड़ती। सोचो एक सॉफ्टवेयर बन रहा हो, ध्यान से देखो, एक सॉफ्टवेयर बन रहा हो, अब मान लो हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिसाइड हुआ कि 10 दिन में इतना काम होगा। डेवलपर ने कहा 10 दिन में हम इतनी चीज बनाएंगे। हम अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पिछले 8 साल से क्या है, चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में हजारों चीजें, हजारों फंक्शनैलिटी हैं, हजारों चीजें हैं जो काम कर रही हैं। फिर डिसाइड किया गया कि इस बार इस 10 दिन में ये नया काम होगा। तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, वो चेंज करेगा, या मान लो नया काम करना है, मान लो नया काम करना है, 10 दिन का डेवलपर को समय मिला, मान लो एप्लीकेशन में 1000 चीजें थी, क्लाइंट ने कहा हमें ये चीज और भी चाहिए, डेवलपर ने कहा इसको बनाने में कितना लगेगा, मान लो उसने कहा कि हमें 10 दिन चाहिए, तो क्या होगा, डेवलपर लोग उस पर 3-4 डेवलपर मिल गए और 10 दिन तक क्या किया उन लोगों ने, काम किया, ठीक है। और वो काम करने लगे, काम करने के बाद हमें क्या करेंगे, हमें देंगे कि भैया हमने कर लिया, अब तुम देखो सही है या गलत है। तुम क्या करोगे, टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, उसको पूरी तरह से क्या करोगे, टेस्ट करना। अब टेस्ट कितना करना है, 10 दिन में तो इतना ही काम हुआ है ना, और 8 सॉफ्टवेयर तो 8 साल से चल रहा है, 8 साल में इतना काम हो चुका था, ठीक है, बहुत काम हो चुका था, और अब थोड़ा सा काम 10 दिन में और क्या हुआ, किया गया, और उस पुराने काम में उसको क्या किया गया, जोड़ा गया, यही हुआ ना। और तुमसे कहा गया लो टेस्टिंग करो, तो तुम ये तो टेस्ट करोगे जो नया जोड़ा गया, जो पुराना सब कुछ था वो फिर से पूरा टेस्ट करो। 7 हो गए, टेस्टर 3 ही है, 4 हैं। अब लेकिन यही सोचो 4 लोग कैसे फिर से पूरा टेस्ट करेंगे, ठीक है। इधर देखो, कहाँ, उधर देख रहे हैं, हाँ क्या करो, तो मतलब ये चीज आलो, टेस्टर हम 3 ही 4 होंगे। अब 3-4 को फिर क्या करना है, सोचो पूरा टेस्ट करना है, तो इसमें टाइम लगेगा ना। अब इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि अगर आदमी से कहोगे 1000 चीजें हैं टेस्ट करो, 4 आदमी भी मिल जाएंगे, एक आदमी कहेगा चलो 250 हम कर लेंगे, तुम 250 तुम कर लेना, 250 तुम कर लेना, 250 तुम कर लेना, तो 250 4 लोग करना शुरू करेंगे टेस्ट। अच्छा ये तो बताया गया है तुम लोगों को, केस बताया गया है ना, बताया गया है जब टेस्टिंग करते हैं तो कैसे टेस्टिंग करनी है उसको पहले लिखते हैं ना, उसके सारे स्टेप्स लिखते हैं और अपने एक्सपेक्टेड क्या रखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं ना। मान लो उस चीज के लिए 1000 टेस्ट, एक जैसे हमारा मान लो सॉफ्टवेयर है, उसके लिए 1000 टेस्ट केस क्या है, लिखे जा चुके हैं। अब मान लो नई कुछ नया बन के आया, उस नए बने हुए के लिए मान लो हमने 20 टेस्ट केस क्या किया और लिखा, तो अब हम भाई टेस्ट केस लिखेंगे, डेवलपर क्या करेगा, नई चीज बनाएगा। जब हम टेस्ट केस लिख के खाली होंगे तो पहले अपनी ये 20 चीजें चला के देखेंगे कि ये जो 20 चीजें, 20 टेस्ट केस हमने लिखे हैं ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये चीज काम कर रही है या नहीं। बाकी 1000 टेस्ट केस, 1000 और है ना जो पहले से लिखे गए हैं टेस्ट केस, जो चीजें चल रही हैं, जो पुराना है, जो सॉफ्टवेयर में पूरी फंक्शनैलिटी है, वो भी दोबारा टेस्ट करनी है। फिर डेवलपर 5 दिन में कुछ और चेंज करेगा, फिर तुम क्या करोगे, वो तो टेस्ट करोगे ही करोगे। अब जो 1020 चीजें हैं अब उसको पूरा टेस्ट करोगे, फिर डेवलपर क्या करेगा, 10 दिन में 10 चीज और जोड़ेगा, तो तुम 10 चीज भी टेस्ट करोगे। और कितना हो गया था, मान लो 1020-30 हो गया था, तो 1030 चीजें। तुम्हारा काम इसी तरह से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या कह रहे हैं, नहीं ये कोई बात नहीं ना बनने की, बनने का रीजन दूसरा है। बिल्कुल टेस्टिंग के बारे में समझ लो, अगर ऐसा सिस्टम है कि अगर ये बोर्ड चेंज किया जाए, बोर्ड में गड़बड़ हो जाए, तो बस बोर्ड की टेस्टिंग नहीं होगी, सारा तार वार बल्ब पंखा सब कुछ पूरा टेस्ट हो। सब सोच रहे हो, क्योंकि ये फर्क है, ये हो सकता है सॉफ्टवेयर में एक चीज चेंज होने की वजह से जो दूसरी चीजें हो वो क्या हो गई हो, गड़बड़ हो गई। और इसी टेस्टिंग को क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। जब प्रोजेक्ट नया होता है, जैसे मान लो अभी प्रोजेक्ट नया शुरू हुआ, 1 साल हुआ प्रोजेक्ट को, तो पता चला अभी रिग्रेशन के लिए ज्यादा काम
नहीं है। लेकिन जैसे जैसे काम होता जाएगा रिग्रेशन में चीजें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। एक साल में मान लो तुम्हारे पास कितनी फंक्शनलिटी थी, 100, अगले 10 में बनी 10, तो कितनी हो गई, 110। अब 10 भी टेस्ट करोगे, 100 भी। अब अगली बार और 10 बनी तो क्या करोगे, 10 भी टेस्ट करोगे, और 100 + 10 कितना, 110। तो तुम्हारे रिग्रेशन वाली चीजें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से क्या आया, ये कंसेप्ट आया ऑटोमेशन का। ये कंसेप्ट आया किसका, ऑटोमेशन का, कि मैन्युअली इतना रिग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर 1000 फंक्शनलिटी रहेंगी, 4 आदमी से कहोगे तो कहेंगे कहां से करें। मान लो एक फंक्शनलिटी टेस्ट करने में कितना टाइम ले रहा है जानते हो, मान लो सिर्फ 5 मिनट ले रहे हैं, कितना, 5 मिनट। तो 250 फंक्शनलिटी होंगी तो कितना टाइम लेंगे, 2 बजे 1250, तो घंटे में बदलो, 1250 क्या मिनट, ठीक है। अब घंटे में बदलो, इसे कितना लगेगा, लगभग 20-22 घंटे। तो 4 लोग मिलके 3 दिन, 250, अब मतलब 1000 टेस्ट केस हैं, तो 4 टेस्टर मिलेंगे, 3 दिन तक लगातार टेस्टिंग करेंगे, तब कहीं जाके टेस्ट कर पाएंगे। और टेस्ट करने के बाद मान लो टेस्टर ने क्या ढूंढ दिया, डिफेक्ट ढूंढ दिया, तब डेवलपर क्या करेगा, डिफेक्ट फिक्स करेगा ना। जब डेवलपर फिर से फिक्स करेगा, तो अब टेस्टर को फिर से वो हर टेस्टर को, चारों को वो 250 चीजें क्या करनी पड़ेंगी, फिर से करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। तो यही क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिग्रेशन। बार बार वही काम दोहरा रहे हो ना, बार बार वही चीज क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो, या बार बार टेस्ट कर रहे हो ना। इसीलिए इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग भाई अब इतना टाइम कहां से लाओगे। पता चला डेवलपर अगर अपने पूरे प्रोजेक्ट में छोटी सी भी चीज चेंज करेगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है क्या करना, उसको भी टेस्ट करना, और फिर क्या टेस्ट करना, पूरा। अब बार बार इतना टाइम कहां से लाओगे। इसी वजह से क्या किसका कंसेप्ट आता है, ऑटोमेशन का। कोई ऐसा टूल यूज करो और उस टूल के सहारे क्या करो, जो चीज टेस्ट करनी है उसको क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। और ऑटोमेट कर दिया, फिर क्या कर दिया, शाम को ऑफिस से जाते समय क्या कर दिया, रन करने के लिए लगा दिया, और सुबह आए सारी चीजें को टेस्टिंग की पूरी क्या मिल गई, रिपोर्ट आ गई कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने पास है, कितने फेल। इसीलिए क्या है तुम्हारा ऑटोमेशन, कि अब आदमी टेस्टिंग नहीं करेगा, कोई क्या करेगा, ऐसा ही कोड लिख देगा। देखो तुम्हारा कोड ये सब सारे काम नहीं करता, ये तो आदमी करता था ना इसके पहले। अगर हम तुमसे इसके पहले कहें कि जरा ग्री टाइगर पे जाके लॉग इन करो, तो तुम क्या करते, हाथ से करते ना। अब ये सारा काम किससे हो रहा है, कोड से हो रहा है ना। और ये जो कोड, यही कोड जो है, इसी को क्या बोलते हैं, ये इस वर्क को क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम कोड करेंगे किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए। और ऑटोमेशन क्यों, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होगी ये क्या होगी, ऑटोमेटिक होगी, इसे आदमी नहीं करे। अब इसके लिए मार्केट में क्या है, टूल्स है। ऐसा नहीं सिर्फ सेलेनियम है, मार्केट में ऐसे कितने हैं, सैकड़ों क्या है, टूल है। अब सेलेनियम एक ऐसा टूल है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये क्या है, फ्री ऑफ कास्ट है। इसका कोई पैसा किसी कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। ये टूल फ्री है और इंटरनेट पे क्या है, अवेलेबल। तो जिसे चाहे वो इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है। अब उन लोगों ने किया क्या, कि उन लोगों ने जो अपना टूल बनाया, टूल किसमें बनाया, टूल बनाया उन्होंने मान लो किसमें, जावा में। जब जावा में बनाया तो उसको क्या किया, जिप करके क्या बना दी, जार बना दी, और इंटरनेट पे क्या कर दिया, डाल दिया ना। गूगल सर्च करके देखो कैसे सर्च किया था, सेलेनियम जार डाउन, आ गया ना, डाउनलोड्स गए, selenium.dev इस साइट पे मिलेगा तुमको। अब यहां देखो, यहां से कौन सा डाउनलोड किया था तुम लोगों ने, ये ऊपर वाला,
हाँ लिंक भेजे थे, इस पर क्लिक करो। देखो नेट यहाँ इन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखा। और क्या नाम ये, चलो डेस्कटॉप पे कर देते हैं, तो डेस्कटॉप पे, और नाम है इसका ये, सेव करो, ये देखो ये देखो आ गई ना। यही नेट से तुमको क्या करना है, 23.6 MB का यही जार डाउनलोड करना है, और यही तुम्हारे लिए क्या है, सेलेनियम। ये जो जार बनाई है, ये बनाया किसने है, सेलेनियम वाला। उसमें किया क्या होगा इन लोगों ने, सिंपल सा किया है, उन लोगों ने भी क्या बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर ऑटोमेशन से रिलेटेड, ऑटोमेशन का मतलब एक इस वेब, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है वेब ना, जो इंटरनेट पे चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन ना, जो सारी ब्राउजर पे चलता है। जैसे ये देखो जीमेल है, ये क्या है, गूगल है, या तुम्हारा क्या है, फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट है, ये कैसा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है ना। तो ये दिख रहा है सामने ना, ये कैसा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। ये वी टाइगर कैसा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर इस पे चलते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, ब्राउजर कौन है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, सफारी है, ओपेरा है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। और जो सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर पे चलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, बेस्ड एप्लीकेशन। वैसे एप्लीकेशन वर्ड यूज कर, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वो कौन एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, जो ब्राउजर पे चलते हैं। जैसे MS वर्ड है तुम्हारे सिस्टम पे ना, इस पे MS वर्ड होगा ना, ये ब्राउजर पे थोड़ी नहीं चलता है। ये कैसा, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बताया गया था, एक विंडो बेस्ड और एक वेब बेस्ड। तो जो ब्राउजर पे चलते हैं वो क्या है, वेब बेस्ड। जैसे ये है selenium.dev, ये भी क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे ये वी टाइगर है, ये भी क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, IRCTC है, मेक माई ट्रिप है, ये सब क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इन्हीं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए इन लोगों ने एक टूल बनाया है जिसका नाम क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। टूल का नाम क्या है, वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को क्या करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए इन्होंने एक टूल बनाया है जिसका नाम है सेलेनियम वेब ड्राइवर। आएगा समझ में। और इसी सेलेनियम वेब ड्राइवर के सहारे तुम किसी वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते। क्यों ऑटोमेट हम कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मैन्युअली टेस्टिंग करना हमेशा हर बार पॉसिबल नहीं है। अच्छा तुम्हें बताओ, हमसे बार बार वही काम रोज करवाएंगे, मैनुअल टेस्टिंग करवाएंगे, बार बार हमसे कहेंगे चलो आज फिर 250 टेस्ट केस चलाओ, फिर 250 चलाओ, वही काम बार बार देंगे तो हम उबेंगे नहीं, बोर होंगे ना। जब बोर होंगे तो मेरे परफॉर्मेंस में कमी आएगी ना, कई चीजें हम क्या कर देंगे, हमसे छूट जाएंगी, गलतियां होंगी, है ना। लेकिन अगर हम उसको ऑटोमेट कर दें, उसके लिए कोड लिख दें, तो कोड बोर नहीं होता, कोड बोर नहीं होता। आदमी से काम करवाएंगे तो वो कहेगा हम भैया सुबह 9 बजे आएंगे, 6 बजे चले जाएंगे। कोड थोड़ी नहीं बोलेगा, कंप्यूटर थोड़ी बोलेगा हम 6 बजे चले जाएंगे। उससे तो कहोगे तो क्या करेगा, वो 24 घंटे चलेगा। हमें 4 आदमी अरेंज करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है भाई, आदमी ले आओगे तो उसे सैलरी दोगे, इसका इंश्योरेंस होगा, उसका ये होगा, वो होगा, 72 चीजें होंगी ना। इससे अच्छा एक लैपटॉप न ले लें, ये ना सैलरी मांगेगा ना कुछ मांगेगा। इसे सिर्फ क्या चाहिए, बस पावर ही तो चाहिए, इसे लाइट मिलती रहे, बिजली मिलती रहे, और यही सारा काम करेगा कि नहीं करेगा। जो तुम्हारे टेस्टिंग मैनुअल टेस्टर टेस्टिंग करता है वही मेरा कौन कर देगा, और लैपटॉप वही। और लेकिन लैपटॉप कैसे कर देगा, इस कोड से। अब ये कोड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो और बहुत ऐसा नहीं है दुनिया में, सेलेनियम ये एक टूल है, टूल बहुत है, लेकिन हमने प्लान किया है हम क्या यूज करेंगे, सेलेनियम वेब ड्राइवर।
देखो सेलेनियम वेब ड्राइवर है, एक टूल और था पहले हम लोग यूज़ किया करते थे, उसका नाम था, पहले नाम QTP था, बाद में उसका नाम बदल के उन लोगों ने कर दिया UFT। ये एक टूल था, हम लोग यूज़ करते थे टेस्टिंग के लिए, आज के 10-12 साल पहले, अब भी चलता है, लेकिन 10-11 साल पहले ये टूल हमने छोड़ दिया, लगभग 4 साल हमने इस पे काम किया था। एक और था, ये किस कंपनी का जानते हो, QTP या UFT? HP का, जिसके लैपटॉप नहीं आते उसका। एक और था रेशनल रोबो, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कौन सी, IBM, इसका था। तो ये टूल भी थे मार्केट में, अब भी हैं। और एक और था सिल्क टेस्ट, ठीक है, इसी कंपनी का नाम कुछ था, अब याद नहीं आ रहा, कुछ सीग, हाँ सीग नाम था शायद। लेकिन ये जो टूल थे QTP, रेशनल रोबो, सिल्क टेस्ट, ये जो थे, ये सब फ्री टूल नहीं थे, ये सब क्या लेते थे, पैसा लेते थे। और जब हम लोग यूज़ किया करते थे तब इसमें QTP की कॉस्ट थी अराउंड $20,000, आज भी यही होगी आसपास, या उस समय $20,000 थी। कैसे, एक आदमी के लिए, अगर एक प्रोजेक्ट पे हम 5 टेस्टर काम कर रहे हैं और पांचों ऑटोमेशन के हैं, तो सबसे पहले मेरी कंपनी को जाके बात करनी होती किससे, HP से, कि भैया हमें आपका ये ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो टूल है, जिसका नाम QTP, उस समय नाम QTP था, QTP है, वो हमें चाहिए, 5 आदमी हैं हमारे जो यूज़ करना चाहते हैं। तो कहेगा एक आदमी के पीछे कास्ट क्या है, 20,000, तो $1,00,000 जब उस समय था, तब उस समय डॉलर ये था 40-42 रुपए था। तो मतलब क्या था, 40 लाख रुपए पहले मेरी कंपनी को पे करना होता, किसे, HP वालों को, तब वो लोग वो टूल हमें देते। और टूल कोई मशीन वशीन नहीं थी, एक नेट से वो हमको एक लिंक दे देते कि जाओ वहाँ नेट से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, और एक CD दे देते। वही 5 CD देते, 5 CD की कीमत, और नेट, एक इंटरनेट पे तुम्हें क्या दे देते, एक लिंक, उसकी कीमत वो लोग कितना लेते थे मेरी कंपनी से, 40 लाख रुपए। एक आदमी के लिए 8 लाख रुपए पड़ता था है? हाँ, बोलिए, तो ये इसकी कॉस्ट थी, किसकी, QTP की। और सोचो जिस कंपनी में हम उस समय काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से मेरी कंपनी के पास कितने भी कम रहे होंगे तो कम से कम 200 लाइसेंस तो रहे होंगे। तो मेरी कंपनी ने 10-20-30 करोड़ रुपए तो सिर्फ किसको दिया होगा, HP वालों को, ये अपना टूल दो, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा एक CD ले लिए होते और सबके सिस्टम पे क्या कर दिए होते, सबके सिस्टम पे कॉपी पेस्ट कर दिए होते, तो ऐसा नहीं कर सकते। तब HP कंपनी जो होगी वो केस कर देगी। और मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा, कंपनीज कभी भी पायरेटेड या चुराए हुए सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती। हम लोग हमेशा जो अपने, अगर जैसे मेरा कंपनी का लैपटॉप है, तो उसमें एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं मिलेगा। हर सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे होंगे, अगर वो फ्री है तो कोई बात नहीं, अगर वो पेड है तो हर चीज का मेरे पास क्या होगा, लाइसेंस होगा। और हमने नहीं खरीदा होगा, मेरी कंपनी ने खरीद के हमें सारे लाइसेंस दिए होंगे। जब हम QTP यूज करते थे तो उस समय वो लोग लाइसेंस, मेरी कंपनी क्या करती थी, मेरी कंपनी में पहले QTP सॉफ्टवेयर डाला जाता था और साथ में उसका क्या डाला जाता था, लाइसेंस भी, तब हम उसको यूज कर सकते थे। और उस लाइसेंस की कीमत थी कितना, एक सिस्टम के पीछे 8 लाख रुपए, और लगभग 200 लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। तो सोचो कितना हुआ, बहुत ज्यादा पैसा ये पे कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, ये लाइसेंस के लिए। ये भी एक टूल था। रेशनल रोबो, ये भी फ्री नहीं था। ये सिल्क टेस्ट, ये भी फ्री नहीं था। एक और भी आया था, थोड़ा सस्ता था इन सब से, उसका नाम था टेस्ट कंप्लीट। ये भी फ्री नहीं था, ये 1-1.5 लाख रुपए का था। जो टेस्ट कंप्लीट था उस टाइम पे, हम लोग के टाइम पे, ये कितने का था, 1-1.5 लाख रुपए का। तो तब भी 1-1.5 लाख रुपए चाहिए था अगर इस पे काम करना। लेकिन इन्हीं सब के बीच में कौन आया, सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये जब आया, ये शुरू से ही ये आया, अभी नहीं, ये तो अच्छा, सबसे पहले क्या आया था,
सबसे पहले ये जो कंपनी नहीं है मोजिला, है ना, मोजिला कंपनी का नाम है, जिनका एक ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, शायद इस सिस्टम पे हो, है कि नहीं देखें, ये है ना फायरफॉक्स, ठीक। ये कंपनी जो है इसका नाम था मोजिला। मोजिला वालों ने सबसे पहले एक छोटा सा टेस्टिंग का टूल बनाया था और उसका नाम क्या था मालूम है? बहुत छोटा सा टूल था, सेलेनियम आईडी। और कब? ये 2004 वार की बात, ठीक है। और तब भी ये क्या था? फ्री था। बाद में इन्हीं लोगों ने फिर मोजिला के साथ एक और कंपनी जुड़ी जिसका नाम था क्या? थाटवर्क्स। ये है गुड़गांव में ऑफिस इसका, मतलब कई जगह ऑफिस है पूरी दुनिया में, गुड़गांव में भी इसका ऑफिस है, थाटवर्क्स। थाटवर्क्स ने फिर क्या किया? एक नया टूल थाटवर्क्स और मोजिला वालों ने मिलकर बनाया, क्या? सेलेनियम आरसी। ये जो सेलेनियम आईडी टूल बनाया था इन लोगों ने, ये क्या करता था? ये भी ऑटोमेशन टेस्टिंग करता था। किस ब्राउजर पे करता था मालूम है? सिर्फ फायरफॉक्स। 2004 की बात है, तब तो क्रोम आया भी नहीं था। तब मार्केट में उस समय सिर्फ ये लोग थे। कौन कौन था? फायरफॉक्स था, बिल्कुल, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और ओपेरा था, सफारी था। यही मेन 4 ब्राउज़र उस समय मार्केट में थे। और ये जो सेलेनियम आईडी नाम का टूल इन्होंने बनाया था, ये टेस्टिंग करता था, लेकिन किस पे? सिर्फ फायरफॉक्स, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर टेस्टिंग नहीं करता। इसके ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, इन पे नहीं करता था। बाद में इन लोगों ने नया बनाया सॉफ्टवेयर, क्या? सेलेनियम वालों ने एक नया बनाया, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल। ये भी ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, कौन सा नाम? ये भी एक टूल था, सेलेनियम आरसी। इसकी अच्छी बात थी, ये चारों पे काम करता था। मतलब चारों ब्राउजर पे तुम ऑटोमेशन कर सकते थे, किसके थ्रू? सेलेनियम आरसी। इसका नाम आरसी था, आरसी मतलब रिमोट कंट्रोल। इन लोगों ने नाम रखा था इसका, क्या? सेलेनियम रिमोट कंट्रोल करके। तो इसका नाम क्या था? सेलेनियम आरसी। ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल था, और ये 4 ब्राउजर पे चला करता। बाद में चारों पे, किस पे? फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी। जबकि तुम्हारा ये जो था, कौन सा? सेलेनियम आईडी, ये सिर्फ किस पे काम करता था? फायरफॉक्स। मतलब अगर उससे कहते, तो जैसे देख रहे हो ना, ऑटोमेशन देख लिया थोड़ा सा ना, कि ब्राउजर अपने आप खुल रहा है, उसमें यूआरएल डाल रहा है ना, उसमें यूजर नेम डाल रहा है, और उसमें क्या डाल रहा है? पासवर्ड डाल रहा है ना। तो सेलेनियम आईडी ये काम सिर्फ किस ब्राउजर पे कर सकता था? फायरफॉक्स, दूसरे ब्राउजर पे नहीं। लेकिन जो सेलेनियम आरसी था, कौन सा? सेलेनियम आरसी, वो ये काम किस पे कर सकता था? चारों पे। इसलिए एक वर्ड कहा जाता है, क्या? कि सेलेनियम आरसी चारों ब्राउजर को क्या करता था? सपोर्ट करता था। और ये किस पे करता था? सिर्फ सेलेनियम आईडी किस पे करता था? सिर्फ फायरफॉक्स। बाद में यही लोग जिन्होंने ये बनाया था, बाद में इनके प्रोजेक्ट में साथ में वो भी आ गया, गूगल भी आ गया। अब गूगल, थाटवर्क्स और मोजिला वालों ने मिलकर फिर एक नया टूल बनाया, और उसका नाम रखा क्या? सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। और ये जो टूल बनाया इन लोगों ने, क्या नाम रखा है इसका? सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये आया कब? 2009 के आसपास। और ये भी क्या था? फ्री। जबकि उसी समय मार्केट में ये जो QTP था, वो इसी बात के 8 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एक सिस्टम के लिए। एक आदमी के पीछे कितना चार्ज कर रहा था? 8 लाख। और सेलेनियम वेब ड्राइवर जब आया, तब ये भी क्या था? 2009 में फ्री।
लेकिन तब तक उसका मार्केट था, QTP का मार्केट में वही ज़्यादा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते 2011-12 से सेलेनियम वेब ड्राइवर ने स्पीड पकड़ना शुरू किया। मुश्किल से 2014-15 तक जाते जाते क्या कर दिया, सेलेनियम को और QTP को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। और जितने सारे टूल थे, अब ये कंडीशन है ऑटोमेशन में कि इसका सेलेनियम वेब ड्राइवर ही तुम्हारा कम से कम 80% प्रोजेक्ट्स में क्या यूज होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्या क्वालिटी है इसकी, क्या है ये, फ्री है, काम भी अच्छा करता है। और बताएं तुमको एक बात, QTP की साइज कितनी थी जो हम लोग यूज करते थे, 4 GB का था। मतलब उसको इंस्टॉल करने में भी बड़ी झंझट थी, इंस्टॉल करो तो लगता था आधा 1 घंटा, तब जाके QTP इंस्टॉल होता था। और 4 GB उसकी क्या थी, साइज थी। और लेकिन सेलेनियम देखे कितना छोटा था, यही तो है सेलेनियम, ये कितना है, सिर्फ 23 MB का। वो भी जिप करो चाहे ना करो, जिप करने के बाद 4 GB का मान के चलो, ये जिप। और ये अगर इसको अनजिप भी कर दोगे, इसको अनजिप भी कर दोगे तो ये नहीं, ये अभी 23 दिख रहा है, अगर अनजिप कर दोगे तो यही होगा, शायद 70-80 MB तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात है, इसको अनजिप तुम्हें करना नहीं है, इसे अनजिप तुम्हें करना नहीं है, नेट से बस डाउनलोड करनी है जार, और अपने प्रोजेक्ट में क्या कर देना है, इक्लिप्स में अटैच कर देना है इसे, ये अटैच हो गया, अब यूज करो। इतना ही तो किया तुम लोगों ने, कि बस जार नेट से डाउनलोड की थी और क्या किया था, बिल्ड पाथ में जाके अपने प्रोजेक्ट में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, तुम्हारा काम खत्म है ना। ठीक है, कौन, ऐसा नहीं, कुछ बंद नहीं होता, लेकिन अब मार्केट शेयर क्या गया हो गया, बहुत गिर गया है। लेकिन जैसे ये होता है ना, मान लो हमने QTP यूज किया मेरी कंपनी में, अब 5 साल 7 साल ऑटोमेशन करवाया, हजारों टेस्ट केस हमने ऑटोमेट किए, उनको ऑटोमेट करने में पैसा लगा ना। अब अगर हम नया टूल लेंगे तो हमें फिर से पूरा ऑटोमेट करना पड़ेगा ना, तो हम नया नहीं लेंगे, हम कहेंगे यार मेरा पुराना ही ठीक है, नहीं उसके चक्कर में मेरा जो 7 साल का किया काम है वो क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं खत्म हो गया है, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट जब आए उसमें लोग सेलेनियम यूज करना, ये QTP यूज करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। वो कहे भाई फ्री का टूल है, एकदम हल्का है, अच्छा है, फ्री भी है, तो कोई इसको क्यों नहीं, लोग क्या करना, यूज करना शुरू कर दिए सेलेनियम। इनको क्या फायदा होता है, हाँ, तो इनको क्या फायदा होता है भाई, देखो सीधी बात है, सेलेनियम बनाया किसी ने ना, पहली बात तो इनको मिलती है क्या, कई कंपनियों से मिलती है फंडिंग। जैसे सेलेनियम वेब ड्राइवर को बनने के लिए पैसा लगाने वालों में ये भी था, गूगल भी था, गूगल ने भी अपने पैसा और चीजें दी कि ठीक है आप इसके ऊपर क्या करो, काम करवाओ। पहली बात तो एक चीज मिलती है, कई बार क्या बाहर से फंडिंग मिलती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, फंडिंग नहीं भी मिली, अगर मेरा टूल मार्केट में अगर चल गया, लोग उसे यूज कर रहे हैं, भाई जैसे सेलेनियम है, सेलेनियम बनाने वालों में मेन थे थाटवर्क्स वाले, कौन, थाटवर्क्स वाले। अब दुनिया में हजारों लोग अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग करवा रहे हैं, लाखों लोग, और सब लोग क्या करवा रहे हैं, ऑटोमेशन करवा रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से करवा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा, थाटवर्क्स वाले करेंगे, क्योंकि थाटवर्क्स वालों ने ही इसे क्या किया, बनाया है। तो थाटवर्क्स को अलग से काम मिलना शुरू हो जाएगा, उसको अलग से वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी कंपनीज हैं, वो सेलेनियम थोड़ी बनाई, लेकिन आज मेरी कंपनी में 50 लोग कम से कम सेलेनियम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो 50 लोगों के जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी पैसा कमा रही है ना। अब थाटवर्क्स जो होगा उसको भी क्या मिलना शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्ट और काम मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो वहां से कमा लेगा, है ना भाई। सबकी किसी की जिसके पास भी बस थाटवर्क्स वाले क्या करेंगे, उसी काम के लिए ज्यादा हाई चार्ज करेंगे, और लोग खुशी खुशी बड़ी कंपनियां देंगी भी कि भैया इन्हीं लोगों का टूल है, इनसे बेहतर उसको कौन जानता है ना। तो उनको वहां से पैसा मिलेगा। किसका, हाँ
हाँ क्रोम तो ही नहीं, क्रोम ही नहीं, यूज तो कुछ भी कर सकते हो ना, क्रोम, फायरफॉक्स, आई, कोई भी कर सकते हो। ये मान के चलो कि थॉटवर्क्स को काम मिलना शुरू हो जाएगा, और इतना बहुत काम मिलना शुरू हो जाएगा, और इतना काम मिलेगा कि और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक साल में 1-8 करोड़ रुपए उसके सिर्फ से बचत हो, और उसके पास ऐसे 50 प्रोजेक्ट चलेंगे, तो कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो इंटरनेट पे फ्री भी मिल रहा है, अगर तुम्हें इंटरनेट पे कुछ फ्री मिल भी रहा है, ओपन सोर्स कुछ दे रहा है, जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, तो ऐसा नहीं है वो फ्री दे रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं, इसके बावजूद वो कंपनी कई करोड़ रुपए महीने का क्या कर रही है, हाँ, चार पैसे कमा रही। बस वो सीधे आपसे लाइसेंस कीमत नहीं ले रही है, फ्री में दे दिया, उसका टूल चल रहा है, लोग उससे काम करवाने आ रहे हैं, वहां उसका मार्जिन है ना। और श्रेणी वालों ने दिया क्या है तुमको, सिर्फ एक जार फाइल है ना, और उस जार फाइल के अंदर क्या है, जार फाइल के अंदर क्लासेस और मेथड्स, किस काम के लिए, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, ब्राउजर में क्या कहते हैं, यूआरएल डालने के लिए, क्लिक करते हो, टाइप करते हो, यही सब करते हो ना। हर काम को करने का उन लोगों ने क्या लिख रखा है, कोड लिख रखा है, और वो सारा कोड कहाँ है, जार के अंदर। अब वही जार तुमको नेट से क्या करनी है, डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, अब उसके क्लासेस और मेथड्स को क्या करना है, कॉल करना है। सोचो, अच्छा एक बात और बताया तुमको, मान लो हम चाहें, जैसे अच्छी कितनी लाइन का कोड लिखा है, 5-6 लाइन का, इस 6 लाइन से क्या हो रहा है 6 लाइन से ये यूआरएल डाल दे रहा है, यूजर नेम डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, सब सारे काम कर रहा है कि नहीं, ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, 6 लाइन से कर रहा है कि नहीं। ये काम हम बिना सेलेनियम के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 लाइन नहीं लगेगी, उसमें 60 लाइन लगेगी, और जो इतना सीधा सा काफी इजी सा दिख रहा है वो क्या होगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, और कितनी लाइन लगेगी, 60 लाइन। अब बताओ क्या करें, तो ये जो 60 लाइन लगती, तो हर काम को करने के लिए हम कोड अपने हाथ से लिखते हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, हर काम को करने का कोड सेलेनियम वालों ने आपके लिए क्या करके लिख के रख दिया। अब जैसे मान लो तुम यहां क्या कर रहे हो, बताओ ये लाइन क्या कर रही है, ये बताओ। पहले ये देखो, ये गेट क्या है, मेथड है ना, ये ड्राइवर क्या है, एक वेरिएबल है, इसके पास किसका एड्रेस है, ड्राइवर डॉट क्या लिख रहे हो, इसका मतलब है कि गो ड्राइवर क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड तुम कॉल कर रहे हो, जिसका नाम क्या है, गेट। ये हमने बनाया है नहीं, ये मेथड कहां से आया, या ये क्लास कहां से आई, क्रोम ड्राइवर, ये उसी जार के अंदर है, कहां है, जार के अंदर। इन लोगों ने हर, अब सोचो, अगर इन्होंने तो कह दिया गेट मेथड है जिसका यूज करो और यूआरएल डाल दो, अगर हम इनके मेथड का यूज नहीं करते, इनके मेथड का यूज नहीं करते, सोचते कि हम अपना मेथड, हम अपना कोड लिखेंगे ब्राउजर लॉन्च करने का, तो यही कोड शायद 10 लाइन का होता। हाँ, मतलब जो भी करना होता, मतलब ये बताने का मतलब है कि उन लोगों ने हर काम को करने का क्लास और मेथड जार के अंदर बना के रख दिए। अब हमें बस इतना सीखना है कि किस काम के लिए कौन सी क्लास है और किस काम के लिए कौन सा मेथड है। हम ये सीख जाएंगे, बस हम उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम देखो, हम गेट मेथड बना थोड़ी ना रहे हैं, हम गेट मेथड क्या कर रहे हैं, क्रोम ड्राइवर क्लास हमने बनाई थोड़ी ना, ये हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जार में हर काम को करने का कोड लिख के रख दिया है। अब तुम्हारी लाइफ आसान है, बस तुम्हें ये जार के बारे में सीखना है कि इस जार में किस काम को करने के लिए कौन सी क्लास है और कौन सा मेथड है। और तुम जो काम 60 लाइन में होता, आज तुम वो लाइन काम कितने लाइन में, 6 लाइन में इजीली कर पा रहे। यही सेलेनियम। और एक बात बता दें, अगर जावा के थ्रू हम कोई भी काम करना चाहें, जैसे जावा में मान लो हम ये तो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, मान लो जावा के थ्रू हमें कोई और काम करना हो, जैसे मान लो जावा के थ्रू हमें एक वो है, सपोज करो एक एक्सेल फाइल है, क्या है, एक एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल के अंदर ढेर सारी शीट्स हैं, उनके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन, डेटा वेटा रखा है,
उसमें से कुछ चीजें जाके हमें ढूंढ के क्या करनी है, ले आनी है, और उसमें से कुछ हाँ ले आके उसको फिर आगे क्या करना है, यूज करना है। तो ये हम कैसे ले आएंगे? जावा से नहीं ले आ पाओगे। उसके लिए भी जावा तब यूज कर पाओगे जब साथ में क्या चाहिए होगी, तुम्हें एक्सेल ऑटोमेशन की एक जार चाहिए होगी, और उस जार का नाम जानते हो क्या है? अपाचे POI। ये नेट से जार डाउनलोड करोगे तो एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए क्लासेस और मेथड्स इसमें सब इन लोगों ने क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। बस इसको प्रोजेक्ट में अपने क्या करोगे, ऐड करोगे, और फिर इसकी क्लासेस और मेथड सीख लो और क्या करो, इनको कॉल करो। ठीक है? तो जब भी जावा में कोई चीज वो नई बनाते हैं तो उसका क्या बना देते हैं, जावा में वो कोड लिख देते हैं, उसकी जार बना के नेट पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जिसको चाहिए होता है वो क्या करता है, डाउनलोड करके ऐड करता है। अब उसकी क्लासेस और मेथड से क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ये देख लो यहाँ भी यही है ना, सेलेनियम सर्वर जार है ना। एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, इसे कॉपी करते हैं, जार के अंदर है क्या पेस्ट करते हैं। ये जार है ना, इसे राइट क्लिक करो। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, बस हम तुम्हें दिखा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करो। अब देख रहे हो, ये सब कुछ इसी जार के अंदर पड़ा, हमें अनजिप करके या एक्सट्रैक्ट करके तुमको दिखा रहे हैं। और देखो अंदर क्या है, जरा फोल्डर दिख रहा है ना, जरा फोल्डर में जाओ। एक कॉम नाम का फोल्डर दिख रहा है ना, अंदर जाओ। ब्यूस्ट, गूगल, ये सब दिख रहा है ना। चलो गूगल में जाते हैं, कॉमन में जाते हैं। देख रहे हो कितने फोल्डर हैं, बहुत है ना। और इसके अंदर ये क्या दिख रहे हैं, देखो डॉट क्लास फाइल है। कौन सी फाइल है, क्लास फाइल। ये देखो, राइट क्लिक करके एडिट करके देखो, कंपाइल वाला कोड है ना, जो कंपाइल होने के बाद बनता है। तो जार यही है, हर काम को करने के लिए उन लोगों ने क्लासेस और मेथड्स क्या कर रखी हैं, बना रखी है। तुम्हें ये अनजिप नहीं करना, तो अब ऐसा अगली बार से अनजिप मत करने लगना। ये तो बस हम तुम्हें दिखा रहे थे, जार में कुछ अलग चीज नहीं है। जार क्या है समझो, तुम्हारा जार के अंदर क्लासेस हैं और क्या है, मेथड्स। सेलेनियम वाली जार में एक ब्राउजर पे क्लिक करने के लिए, ब्राउजर को ओपन करने के लिए, ब्राउजर में कुछ टाइप करने के लिए, URL डालने के लिए, हर काम करने के लिए लोगों ने क्या बना रखे हैं, क्लासेस और मेथड्स। अब तुम्हें बस वही क्या करने, यूज करने। हाँ बिल्कुल, 15,700 फाइल है। अभी पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था, अभी पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था। 30,000 कम से कम 10,000 तो क्लासेस पड़ी होंगी, लाखों में तो मेथड्स होंगे। सब कुछ कहाँ है, एक छोटी सी जार के। बस तुम्हें यही जार यूज करो। अब बस तुम्हें सीखना है कि किस काम के लिए कौन सी क्लास है, किस काम के लिए कौन सा मेथड है। और अच्छे बताओ, क्लास होंगी अंदर, तो क्लास में क्या होंगे, मेथड होंगे। मेथड कैसे होंगे, ये स्टैटिक भी होंगे और कैसे होंगे, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नियम वही चलेंगे जो सीख रहे थे अभी तक। स्टैटिक मेथड होंगे तो क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के कॉल कर लोगे। नॉन स्टैटिक मेथड होंगे तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर मेथड कॉल करोगे। नियम वही रहेंगे। मेथड होंगे तो क्या होंगे, मेथड क्या मांगते हैं, कई बार पैरामीटर आर्गुमेंट मांगते हैं। इसके भी मेथड क्या मांगेंगे तुमसे, आर्गुमेंट मांगेंगे। मेथड क्या करते हैं, या तो रिटर्न करते हैं या तो रिटर्न नहीं करते। इसके भी मेथड होंगे, कुछ रिटर्न करेंगे कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो नियम तुमको वही यूज करने। लेकिन अब इन लोगों ने जार के अंदर तुम्हें हर काम को करने का कोड एकदम रेडीमेड तैयार करके तुम्हें समझो दे दिया। अब इनके कोड को यूज करो और अपनी चीज ऑटोमेट करो। और ये जार किसके लिए है, ये उसके ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए है। किसके लिए है, ब्राउजर। कौन कौन से ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, है ना,
ठीक है, ये जो 5-6 तुम्हारे ब्राउजर्स हैं उन सब को ऑटोमेट करने के लिए ये तुम्हारी जार फाइल है। ठीक है, अब समझ में आया? क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, सब बने बनाए, तुम्हें बनाना नहीं है, तुम्हें उन्हें क्या करना है? कॉल करना है, यूज करना है। ठीक है, लेकिन एक बात और देखो, अच्छा इतना ही किया था कि कुछ और डाउनलोड किया था? ना ना, एक exe फाइल डाउनलोड की होगी ना यार, ये यही ना, ये भी डाउनलोड किया था कि नहीं? तो ये भी चाहिए भाई, क्या? chrome driver डॉट exe। ये जार नहीं है ये भाई, जो जार होगा उसके नाम में आगे क्या होगा? डॉट जार। इसके नाम में क्या है? डॉट exe। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, है ना? ये एक exe फाइल, तुम्हें ये भी चाहिए थी ना? ये भी सबने डाउनलोड किया था। और पहली लाइन में क्या करते हो? यही लिखते हो ना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और क्या लिखते हो? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। और देखो अब इसके बारे में देखें तो क्या है भाई, ये पढ़ो जरा। सिस्टम एक क्लास है ना? सिस्टम एक क्लास है और उसका स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है? सेट प्रॉपर्टी, है ना? और ये मेथड जो है 2 आर्गुमेंट मांग रहा है। देखो 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, दोनों किस टाइप के मांग रहा है? स्ट्रिंग। पहला आर्गुमेंट की है और दूसरा वैल्यू, और किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट। देखो है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पहले भेजना है तुम्हें, अगर क्रोम पे चलाना है तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और इसके बाद दूसरे आर्गुमेंट में क्या भेजना है? जो तुमने नेट से exe डाउनलोड नहीं की है वो कहाँ रखी है, उसका पाथ। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें ऑटोमेशन करना है। अब ऑटोमेशन करना है किस पे? क्रोम ब्राउजर पे। तो इसके हमने बताया ना, हर काम के लिए उन लोगों ने क्लास और मेथड्स बना रखा है। तो क्रोम ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए इन लोगों ने एक क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। तो इसलिए तुमने क्या लिखा? न्यू क्रोम ड्राइवर। उस क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों मेथड अब तुम क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, है ना? अब जरा एक बात और ध्यान से देखो, हम काम करते हैं, अच्छा exe है ना, ये पूरा प्रोसेस क्या है ध्यान से समझो। हम यहाँ पे कर रहे हैं कोडिंग। हम क्या कर रहे हैं? कोडिंग। कोडिंग में हम किसका यूज कर रहे हैं? जार का। हम किसको कॉल कर रहे हैं? जार की क्लासेस और जार के जो क्लासेस हैं और उसके क्या? मेथड्स। तो ध्यान से देखो श्रेणी काम कैसे करता है। हम काम करते हैं, अगर हमें क्रोम ब्राउजर पे काम करना है तो हमें क्या चाहिए? जावा में काम करना है तो हमें एक जार चाहिए और एक क्या चाहिए? exe चाहिए। exe किसकी चाहिए? तो एक क्या चाहिए? यही ना, क्रोम ड्राइवर डॉट exe चाहिए ना हमें। तो देखो हम लोग कोड करते हैं तो हम लोग हमारा कोड जो है, अच्छा अपनी क्लास का नाम बता लो जरा, क्या है? Tiger_automation। ये क्लास हमने बनाई, इस पे एक मेथड बनाया है, मेथड का नाम क्या है? मेन। अब देखो मेरा कोड कॉल करेगा किसको? जार के कोड को। मेरा कोड कॉल करेगा किसके कोड को? जार के कोड को। और जो जार है वो अंदर कॉल करेगी किसको जानते हो? exe को। और exe जाके काम करेगा किस पे? ब्राउजर। अगर अभी हमें चलाएं, कुछ चलता हुआ दिख रहा है ना? सोचो मेरी क्लास है v_tiger_automation, उसमें एक मेन मेथड है ना, उसने किसके कोड को कॉल किया? जार के कोड को। जार के कोड ने किसको कॉल किया? exe को। और exe ने जाके क्या किया? ब्राउजर पे काम किया। बात समझ में आई? तुम्हें मतलब exe से नहीं है, तुम्हें मतलब सिर्फ किससे है? जार से। तुम कॉल करोगे किसे? जार को। जार अंदर ही अंदर किसको कॉल कर लेगा? exe को। और exe जाके तुम्हारे ब्राउजर पे क्या कर देगा? काम करेगा। जैसे काम किया ना इसने, लॉन्च किया, URL डाला, यूजर नेम डाला और क्या डाला? पासवर्ड डाला। 4 काम किया कि नहीं किया? अगर तुमको ध्यान से समझना,
अगर तुमको ऑटोमेशन करना है क्रोम पे नहीं, किस पे, फायरफॉक्स पे, तो तुम्हें नेट से एक चीज और डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक EXE फाइल, और उसका नाम क्या है जानते हो, गेको ड्राइवर। गेको ड्राइवर, जी गेको, गेको ड्राइवर .exe। और जो जार तुम्हारे पास पहले से है ना, जार के अंदर क्लास है एक, कौन सी, जिसका नाम क्या है जानते हो, जैसे क्रोम ड्राइवर एक क्लास है ना, एक क्लास है उसका नाम है फायरफॉक्स ड्राइवर, क्लास है वो भी, इसका नाम क्या है, फायरफॉक्स ड्राइवर। तो फिर देखो तुम्हारा कोड कॉल करेगा जार के कोड को, जार का कोड कॉल करेगा किसे, गेको ड्राइवर .exe को, और गेको ड्राइवर .exe जाके किस पे काम करेगा, ब्राउजर पे। अगर अभी हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डाउनलोड वो करना हो ऑटोमेशन, अब करना क्या होगा जानते हो, उसके लिए अलग EXE है, सॉरी, और उसका नाम क्या है जानते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ सॉरी नहीं, इसका नाम है IE ड्राइवर सर्वर .exe। और जार में देखो, जार में सबके लिए मेथड है, क्रोम के लिए भी, फायरफॉक्स के लिए, जार तुमको अलग अलग नहीं चाहिए, लेकिन EXE हर ब्राउजर के लिए क्या है, अलग अलग। अगर तुम कहोगे, तुम्हारी कंपनी तुमसे कहेगी कि तुम भैया उस पर ऑटोमेशन करो, इस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो जार तो तुम्हारे पास मान लो है, तो जार में तुम्हें कुछ नहीं करना छेड़छाड़, तुम्हें बस क्या करना है, नई EXE डाउनलोड करनी, और कौन सी, IE ड्राइवर सर्वर। अगर तुमको एक और ब्राउजर नया आया है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, एज, तो उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, एज ड्राइवर .exe। ऐसे ही जितने ब्राउजर हैं सबकी अपनी अपनी एक क्या है, EXE, लेकिन जार क्या है, कॉमन है। ऐसा मत सोचने लगना कि क्रोम के लिए अलग जार डाउनलोड करेंगे और फायरफॉक्स के लिए अलग, ना, जार एक ही है, उसी के अंदर सारे ब्राउजर को ऑटोमेट करने का क्लासेस और मेथड्स बने। तुम किसको कॉल करोगे, EXE को नहीं, तुम कॉल करोगे किसके मेथड्स को, जार के मेथड्स को, और जार के मेथड किसको कॉल करेंगे, EXE को, और EXE जो होगी वो जाके किस पे काम करेगी, ब्राउजर। क्लियर है ये, बिल्कुल, जैसे यहाँ क्या लिखे हो, वेब ड्राइवर .chrome .ड्राइवर ना, क्यों, क्योंकि तुम क्रोम पे ऑटोमेशन करने जा रहे हो। अब सोचो कि तुम काम करना चाहते हो किस पे, फायरफॉक्स पे, तो यहाँ लिखोगे क्या जानते हो, वेब ड्राइवर .गेको .ड्राइवर, और यहाँ पे जो पाथ दिए हो ना क्रोम ड्राइवर .exe का, तब नेट से डाउनलोड वो भी करो, कौन सी, गेको ड्राइवर, मिलेगा। या यही लिखो, क्या लिखे हम, लिखो ऐसे, गेको, ये देख रहे हो, खुला ना, पहला ही, यहाँ से जाओ, देखो डाउनलोड होगा, है ना, ये देखो, एक मिनट, यहाँ डाउनलोड का नहीं है क्या, ये तो कोड है, गेको ड्राइवर क्या यहाँ होगा, तो यहाँ पे भी मिलेगा, ये देख रहे हो, क्रोम के लिए है ना, सबका लिंक है यहाँ पे,
ये यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, कॉपी करें, कॉपी करके कहाँ रख दे रहे हैं, नोटपैड में। ये है ना, यही यूआरएल डालना और इसके बाद इसको या यहाँ डाल दें, यही है यूआरएल। यहाँ से तुम आओगे, तुमको मिल जाएगा। क्रोम के लिए यहाँ मिल जाएगी, फायरफॉक्स के लिए यहाँ मिल जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करो। अच्छा, ये तो वहीं लेके आ रहा, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा भी नीचे में। अच्छा सॉरी, यहाँ है, तो ये देख रहे हो ना, गेको ड्राइवर है लाइनक्स के लिए, मैक के लिए। तुम क्या यूज कर रहे हो, विंडो ना, यही यूज करना, गेको ड्राइवर v0.32.0 with 32.zip। और ये है, चलो ठीक है, इसको डाउनलोड करो। ये 32 बिट के लिए तो नहीं है, एक बार देखो। चलो इसको एक्सट्रैक्ट चल जाएगा, कॉपी करो या इसको एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ गया भाई, देखते हैं, एक्सट्रैक्ट। इसको भी जिप फाइल मिली है ना, तुम्हें पता है ना जिप फाइल के साथ क्या करना होता है। इधर देखो कहाँ गया, जिप नेट से डाउनलोड हुआ है ना। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर कभी न दिखा करे जो डाउनलोड हुआ है, तुमने ओपन कर दिया, कंट्रोल जे करना, तो जो डाउनलोड हुआ होगा सब यहाँ दिखाई देगा। कंट्रोल जे शॉर्टकट। अब सो इन क्या करना, फोल्डर करना, जहाँ डाउनलोड हो गया दिख गया ना, यहाँ है, यही कॉपी करो, जैसे यही डेस्कटॉप पे रख दे रहे हैं, मान लो यहाँ क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दें, राइट क्लिक करें और क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट हियर कर दें। मिल गया ना, यही है वो गेको ड्राइवर डॉट EXE। अब जरा काम करें, तुम्हारा कोड लिखा हुआ है ना, ये कहाँ पे फोल्डर है, एक मिनट जरा इसका नाम ढंग से रख देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें इसको, सेलेनियम सॉफ्टवेयर्स। ठीक, ये फोल्डर हो गया ना, इसी के अंदर है क्या, गेको ड्राइवर ना। तो लो जी, कॉपी किया और क्या किया, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद क्या लिखा, गेको डॉट ड्राइवर, और EXE का पाथ किसका दे दिया, सॉफ्टवेयर्स, और क्या नाम है, गेको ड्राइवर डॉट EXE। ठीक, और ये जो न्यू क्रोम ड्राइवर लिख रहे हो, इसकी जगह लिखो न्यू फायरफॉक्स। और फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कहाँ रखोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में। पता है ना, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। अब यही कोड चलाओ, ये देखो फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च हुआ ना, देख रहे हो। अगर तुम्हें यही कोड किस पे चलाना हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो नेट से क्या डाउनलोड करोगे, आई ड्राइवर सर को भी मिलेगा, बिल्कुल। देखो EXE यहाँ मिलेगी, ये देखो, बैक जाओ, यहाँ एज भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, और कौन भी है, सफारी भी है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना है, जैसे तुम्हारे सिस्टम पे देखें है, एज है कि क्या है, जैसे एज है ना, तो यहाँ डाउनलोड्स में जाओगे या फिर इसमें जाओ। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना हो तो वो भी होगा, दोनों है। तो इस पे जाओ, ये देखो है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर सर्वर 32 बिट और कौन सा 64 बिट। लेकिन ये देख रहे हो क्या बता रहा है, रिकमेंडेड ना, तो यही यूज करो, डाउनलोड करो, आ गया ना। ये भी क्या मिली है, एक जिप फाइल,
देखो आ गई ना। सो इन क्या करो, इसको भी फोल्डर कॉपी करो, चलो वहीं पेस्ट करते हैं, जब एक ही जगह रख रहे हैं सब। कहाँ पे? सेलेनियम सॉफ्टवेयर्स में। इसे भी क्या करो, एक्सट्रैक्ट हियर करो। आ गया ना आई ड्राइवर सर्वर। एक कॉपी करो। अब क्या करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट आई डॉट ड्राइवर, और इसका नाम क्या है, आई ड्राइवर सर्वर, यही नाम है ना, आई ड्राइवर सर्वर। ठीक। हाँ, अब यहाँ जो फायरफॉक्स ड्राइवर है, यहाँ क्या लिखोगे, अब रन करो। देख रहे हो? क्या कह रहे हो? शनाई चलो कुछ एरर आई है। अच्छा, कुछ नहीं, कोई वर्जन नहीं, हम बता रहे हैं। नहीं, डिफॉल्ट सेट मत करो। हाँ ये तो है, ठीक है। ये कौन सा वर्जन है? अच्छा अच्छा अच्छा, जानते हो क्यों दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, हमने सिस्टम का वो चेंज कर रखा है ना। हम जब भी क्लास लेते हैं तो अक्सर हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं क्या, DPI, और फिर यहाँ पे क्लिक करके जिससे तुमको बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसके लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले है ना, नीचे आओ, ये स्केल एंड 175% कर रखे हैं ना, इसी को क्या कर दो, 100 नहीं करोगे तो नहीं चले। हाँ अब चलाओ। चला ना, है ना, इस वजह से नहीं चल रहा। ये इसके साथ है ऐसा कि जूम लेवल तुम्हें 100% पे रखना पड़ेगा। क्या करें? हाँ अब चल गया, अब बढ़ा लो, ठीक है। तो अब लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्या यूज करो, मैक्सिमम क्रोम यूज करो, ठीक है। लेकिन एक बार सारे ब्राउजर ट्राई करके ऐसे देख लो। जार हमने एक ही डाउनलोड की, जार अलग अलग डाउनलोड नहीं की। तो याद रखना, हर ब्राउजर के लिए अलग अलग क्या है, EXE, और जार क्या है, एक कॉमन। और तुम्हारी जो जार है, और तुम जब कोड लिखते हो तो तुम किसको बुलाते हो, जार को। ये किसका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर है ना, ये मेथड देखना ये क्लास देखना चाहोगे, दिखेगी। ये क्लास कहाँ है जानते हो, दिखाएं तुम्हें अगर तो यहीं दिख जाएगी। अच्छा, कोई भी क्लास यूज करते हो तो इंपोर्ट करते हो ना, बाहर की क्लास हो तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर भी क्या हुई है, इंपोर्ट हुई है। कहाँ पे है बताओ, org.openqa.selenium.ie। तो तुम अगर जाओ इसको, अगर तुम इसे अनजिप करोगे, इसे तो जाके देखना, अंदर org नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। org के अंदर OpenQA नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा, उसके अंदर एक IE नाम का फोल्डर दिखाई देगा, उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके अंदर सेलेनियम होगा, उसके अंदर IE होगा, उसके पैकेज नहीं होते जैसे, और उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर नाम की क्या होगी, एक क्लास होगी। लेकिन तुमको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कहाँ है, इसी जार के अंदर। क्लियर है ये?
चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन ज़रा इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, थोड़ा अलग अलग ब्राउज़र पे चला के देखो। और अब तुम्हें EXE समझ में आ रही होगी और जार समझ में आ रहा होगा ना। जार एक है, EXE कई है। जिस ब्राउज़र पे काम करना होगा